Hello students, good morning everyone. Today in this lecture we will study about mechanical property of solid. It is class 11 and second part. आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी यानी मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड क्या होता है। जैसा कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स ये सारे टॉपिक हम लोग स्टडी कर चुके हैं। ओके, सो आज हम लोग क्या स्टडी करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या स्टडी करेंगे आज के क्लास में, आज के टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। फर्स्ट क्या लिखे हैं, इलास्टिसिटी, सेकेंड इलास्टिक deformation, plasticity and plastic. Next, deformation force and restoring force, stress and types of stress, strain and its types, and next Hooke's law. Okay, so हम लोग वन बाय वन सभी को एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर इलास्टिसिटी क्या होते हैं, कोई भी सॉलिड है तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड का एग्जांपल लेते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग डेफिनेशन लिखें कि इलास्टिसिटी क्या होता है, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं एक फोम है, ठीक है, इस फोम का हम क्या करें, यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जब पुश करेंगे तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा, दोनों ओर से पुश करेंगे तो फोर्स अप्लाई करेंगे, इसका शेप क्या हुआ, चेंज हो गया। लुक हियर, व्हेन वी पुशिंग इट, जब हम इसको खींचते हैं दोनों साइड से इसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन एज सून एज रिमूविंग अप्लाइड फोर्स व्हाट वी सी इट शेप इज सेम एज फर्स्ट। हम लोग क्या देखते हैं कि इसका ओरिजिनल शेप में एक चला आता है, तो क्या देखते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा सॉलिड है जिसके पास कैपेसिटी है कि यदि हम उसे कोई भी फोर्स लगाकर पुल करें या तो हम देखिए पुश कर दिए, देखिए फोर्स लगाकर क्या किए, पुश कर दिए, इसका शेप चेंज हो गया। लेकिन फिर से जब हम फोर्स को रिमूव कर दिए तब क्या देखते हैं कि पहले जैसा ही हो गया। ठीक है, तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये सॉलिड का वह प्रॉपर्टी ड्यू टू विच it regains original shape, after removing applied force। मतलब यह सॉलिड का वह प्रॉपर्टी जिस प्रॉपर्टी के कारण से जब हमारा अप्लाइड किया हुआ फोर्स रिमूव कर लेते हैं तो पहले जैसा शेप में आ जाता है, उसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। सो इलास्टिसिटी क्या है, हम लोग लिखेंगे अब दी प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड हमने क्या लिखा हुआ है, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट रिटेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग अप्लाइड फोर्स। ओके, यानी हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, इसका शेप क्या हुआ, चेंज हुआ। ठीक है, जैसे ही फोर्स को हम रिमूव किए पहले जैसा हो गया। तो जिस प्रॉपर्टी के कारण से ये अपना ओरिजिनल शेप एंड साइज में आ गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी।
ओके, सो आई होप इलास्टिसिटी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। अब देखिए कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं, ओके, जैसे स्टेनलेस स्टील वगैरह या तो रोड वगैरह, उसमें क्या होता है इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी बहुत कम होती है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि डिफॉर्मेशन को पहले समझेंगे। डिफॉर्मेशन क्या होता है कि जो हम लोग फोर्स अप्लाई किया, इसमें जो शेप चेंज हुआ, थोड़ा बहुत अगर चेंज हो जाता है पहले जैसा रहता है, तो जो इसमें चेंजमेंट आते हैं उसको डिफॉर्मेशन कहते हैं। तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या हुआ, यानी इलास्टिक डिफॉर्मेशन यानी इसमें हम लोग अगर कोई इलास्टिक प्रॉपर्टी पे हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाए और उसमें जो चेंजमेंट होगा यानी उसमें जो डिफॉर्मेशन होगा, उस डिफॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। सो इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, तो दैट इज चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ इलास्टिक मटेरियल ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, अगर कुछ स्टेटमेंट आते हैं, ओके, इलास्टिक डिफॉर्मेशन, ये क्या हो जाएगी, द चेंज इन shape and size of elastic material due to applied force is called elastic deformation. इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, ये कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, इलास्टिसिटी जो है सभी में सेम नहीं होता है। जैसे ये जो है हाई इलास्टिसिटी है, इसके पास इलास्टिसिटी स्टेनलेस स्टील हो गए, रोड हो गए, रोड मतलब छड़ आयरन, ये सारे में भी इलास्टिसिटी का प्रॉपर्टी होते हैं, लेकिन वो सारे में किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। ठीक है, तो जो चेंजमेंट होगा फोर्स को अप्लाई करने के कारण से जो इसमें चेंजमेंट होंगे, उस चेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, इलास्टिक डिफॉर्मेशन। देयरफॉर द चेंज इन शेप एंड साइज, है ना, इलास्टिक डिफॉर्मेशन क्या है, द चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल ड्यू टू अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, प्लास्टिसिटी एंड प्लास्टिक मटेरियल, यानी प्लास्टिक मटेरियल। ओके, तो प्लास्टिसिटी क्या है, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जनरली बोलते हैं कि प्लास्टिक, पॉलीथीन। ठीक है, पॉलीथीन को अगर हम लोग क्या करते हैं, एक बार अगर स्ट्रेच कर दे तो पहले जैसा नहीं होता है। खास करके वो प्लास्टिक को देखिएगा जिसमें हम लोग एवरीडे हम लोग को जो सामान मिलता है, जब भी हम लोग कोई सामान खरीदने के लिए मार्केट में जाते हैं तो वो जो देता है वो प्लास्टिक होता है, क्योंकि उसमें उसको आप एक बार खींच करके देखिएगा, जब खींचेंगे तो उसमें पहले जैसा नहीं होगा। ये प्लास्टिक नहीं, इसमें नहीं, प्लास्टिक नहीं। ओके, सो प्लास्टिक तो वैसे सब्सटेंस यानी प्लास्टिक में जिस प्रॉपर्टी के कारण से प्लास्टिक में या तो वैसे मटेरियल क्योंकि जिसपे जब हम अप्लाइड फोर्स को अप्लाई करने के बाद किसी डिफरेंट शेप में हम दे दें तो उसका शेप फिर से वापस ओरिजिनल शेप जैसा नहीं होगा। दैट प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड इज व्हाट कॉल्ड प्लास्टिसिटी। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्लास्टिसिटी। तो प्लास्टिसिटी क्या है, तो हम लोग बोलेंगे सॉलिड का वह प्रॉपर्टी
जिस प्रॉपर्टी के कारण से यदि हम उस पर फोर्स अप्लाई करके उसका शेप को चेंज कर दें, साइज को चेंज कर दें, तो फिर से पहले जैसा ना हो। अगर नहीं होता है तो प्लास्टिसिटी कहलाएगा। वह प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? प्लास्टिसिटी। और वह मटेरियल क्या होगा? प्लास्टिक। ओके, तो अब हम लोग उसका डेफिनेशन लिखते हैं कि आखिर क्या है प्लास्टिसिटी है प्लास्टिक मटेरियल। सो हम यहीं पे लिखते हैं प्लास्टिसिटी। हमने क्या लिखे हैं? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होते हैं? ठीक है, हम लोग प्लास्टिक एवरीडे लाइफ में देखते हैं, लेकिन उसका डेफिनेशन क्या है? प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, जबकि प्लास्टिक क्या होता है? मटेरियल होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या लिखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। जिसका प्रॉपर्टी सॉलिड का क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड ड्यू टू विच it not regains its original shape and size after removing applied force from it is called plasticity। यानी प्लास्टिसिटी ऐसा प्रॉपर्टी है, सॉलिड का वैसा प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के कारण से जब उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करके शेप उसका चेंज कर देते हैं और फिर से उस फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो पहले जैसा नहीं होता है। उस प्रॉपर्टी को हम लोग प्लास्टिसिटी बोलते हैं। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी। और वह मटेरियल जिसमें प्लास्टिसिटी होता है उसे हम लोग प्लास्टिक मटेरियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मटेरियल। सो प्लास्टिक मटेरियल वह मटेरियल है जिसमें प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी होते हैं। ओके, प्लास्टिक का एग्जांपल क्या है? तो एक तो हम लोग पॉलीथीन जानते ही हैं, दूसरा और भी क्या है? जैसे मड, कीचड़, पुट्टी, जो वाल को पुट्टी किया जाता है, देखकर एक सही वाल को जब हम पुट्टी करवाते हैं तो पुट्टी क्या होता है? उसको जिस शेप में आप दे दीजिए वही शेप में रह जाता है। फोर्स के रिमूव करने के बाद पहले जैसा होता है क्या? नहीं। तो वह सॉलिड का वह प्रॉपर्टी क्या कहलाएगा? प्लास्टिसिटी कहलाएगा। और वह सॉलिड क्या कहलाएगा? वह मटेरियल क्या कहलाएगा? तो प्लास्टिक मटेरियल कहलाएगा। ओके, तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिक मटेरियल क्या हो जाएंगे? जैसे रबर हो गया, देखिए ये है ना, जो क्या इसे आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, है ना, स्पोन्स, है ना, गद्दा में जो यूज होता है ना, फ्यूजन, है ना, ये सारे मटेरियल क्या है? इलास्टिक है। क्या है?
इलास्टिक, क्योंकि इसके पास इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। क्या है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी। और प्लास्टिक मटेरियल क्या हो जा रहे हैं? मड हो जा रहे हैं, प्लास्टिक हो जा रहे हैं, सूती हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, सूते के बाद ही अलग से आप इसमें क्या लिखना है। और प्लास्टिक क्या होते हैं? प्लास्टिक क्या लिखेंगे? द मटेरियल द सॉलिड, है ना, द सॉलिड दैट हैज property of is called plastic. ओके, वह मटेरियल जिसके पास प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टिक। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे मड हो गए, ऊटी, पॉलीथीन, ईटीसी, ये सारे क्या है? प्लास्टिक है। अब हम लोग फोर्स के बारे में देखते हैं। ठीक है, क्या है? डिफॉर्मेशन फोर्स एंड रीस्टोरिंग फोर्स। देखिए ये क्या है? क्योजन, है ना, गद्दा। इसे हम लोग पुश कर रहे हैं। कुछ नजर आया चाहिए क्या? इसका शेप चेंज हो गया। यस, तो ये जो शेप चेंज हो गया तो हमने क्या किया? फोर्स एक अप्लाई किया है। तो हम यहाँ पर हमारा अप्लाइड फोर्स भी क्या कहलाएगा? डिफॉर्मेशन फोर्स। क्या कहलाएगा? डिफॉर्मेशन फोर्स। ओके, तो अप्लाइड फोर्स क्या होगा? डिफॉर्मेशन फोर्स। अब देखिए इसका अपोजिट एक अंदर में है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर में एक फोर्स डेवलप हो रहा है जो हमारा जो अप्लाइड फोर्स का अपोजिट है। तभी तो इसको यहाँ पे एक फोर्स डेवलप हुआ होगा जो इसको इस डायरेक्शन में, इसको इस डायरेक्शन में पुश किया, जिसके कारण से ये क्या अपने पहले शेप में आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक फोर्स तो हम अप्लाई किए, लेकिन उसको फिर से हम पुल कर रहे हैं। क्या नहीं, बिना पुल किए अपना ओरिजिनल शेप में चला आया। तो किस कारण से चला आया? तो यानी वहाँ पर क्या हो रहा है? एक फोर्स इसमें डेवलप हो रहा है जो क्या कर रहा है? इस ऑब्जेक्ट को पहले जैसा शेप लाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो जो फोर्स इस ऑब्जेक्ट को पहले जैसा शेप देने में, लाने में, पहले जैसा शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है उसे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। और जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उसे क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी डिफॉर्मेशन फोर्स या तो फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन। ओके, तो ये दोनों को हम लोग समझ लेते हैं, लिखना होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? बहुत ईजी है। ऐसे सारी चीज़ें हम समझने के लिए लिख रहे हैं, ये सारी चीज़ें समझाने के लिए डिटेल में समझा रहे हैं ताकि आप लोग समझें चीज़ों को। इसीलिए अदरवाइज इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब ऐसा नहीं कि आपको 11th में या तो नीट जी में कहीं आपको डिफिनेशन में आएगा नहीं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहेगा तो जब अप्लाइड होगा तो फिर वहाँ पे भी यूज करने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए मैं डिटेल में समझ रहा हूँ। ओके, तो डिफॉर्मेशन फोर्स या फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन, फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन।
अप्लाइड फोर्स ये ऑब्जेक्ट है और ये भी अप्लाइड फोर्स है। हम लोग क्या करें, इसको दोनों साइड से पुश करें। मान लिया अगर रबर भी होता, हम लोग क्या करें, इसको दोनों साइड से पुश करेंगे, सॉरी यस पुल करेंगे। क्या करेंगे, पुल कर रहे होते हैं। तो वही मान लीजिए कि एक ऐसा रबर है जिसको दोनों साइड से क्या किया जा रहा है, पुल किया जा रहा है, ठीक है। जब पुल करेंगे तो इसका क्या होगा, शेप क्या होगा, चेंज होगा। मान लेते हैं कि इसका शेप यहाँ तक चला आया, इधर शेप यहाँ तक चला आया, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हुआ, डिफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ, डिफॉर्मेशन होने के बाद से यानी शेप में जो चेंज हो रहा है, शेप साइज जो चेंज हो रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिफॉर्मेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, डिफॉर्मेशन। लिखा हुआ था द अप्लाइड फोर्स ऑन एन इलास्टिक मटेरियल ड्यू टू विच इट डिफॉर्म मतलब क्या, उसका शेप चेंज हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है, ओके। इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन फोर्स और फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन, ओके। समझ में आ रहा है, यस या नो? समझ में आ रहा है तो रिप्लाई जरूर करें, ओके। और नहीं तो भी रिप्लाई करें। इसमें क्या हुआ, चेंजमेंट हम लोग को देखने को मिला। क्या देखने को मिला, चेंजमेंट। क्या चेंज हो गया, इसका शेप, पहले ये शेप था, एल था, मान लेते हैं एल, तो अब क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा एल हो जाएगा, है ना, ठीक है। यानी क्या हुआ, ये स्मॉल चेंज हो गया। लेकिन इसके अगर हम इस फोर्स को रिमूव कर दें, क्या कर दे, रिमूव कर दे, तो क्या अप्लाइड फोर्स हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इसमें जब रिमूव करते हैं, अगर मान लेते हैं फिर से ओरिजिनल शेप में चला आए, तो ओरिजिनल शेप में किस कारण से आएगा, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण से। तो जाहिर है इसके अंदर भी एक क्या फोर्स डेवलप होता है, इसको भी मान लेते हैं कि एफ डैश एंड दिस इज एफ, जो अंदर की ओर है। और इस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रीअस्टोरिंग फोर्स, रीअस्टोरिंग फोर्स, ओके। तो रीअस्टोरिंग फोर्स क्या है, वह फोर्स जिस फोर्स के कारण से ऑब्जेक्ट अपना से पहले जैसा बिगिन कर देता है, ठीक है। जैसे रबर को खींचिए, खींच रहे, अगर है नहीं तो एक रबर लीजिए, उसको पुल करिए, ओके। पुल करने के बाद देखिए कि उसका शेप चेंज होता है कि मेरे पास तो होता है, पता नहीं आप लोगों के पास रबर है चेंज होता है, ठीक है। तो इसको चेंज करिए ना, पुल करिए, शेप चेंज हो गया, ठीक है। फिर रिलीज किए तो पहले जैसा हो गया। तो जब सोचिए कि हमको इसका शेप चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ा था, तो इस तरह से पहले जैसा शेप जाने अटेन करने के लिए भी इस पर क्या होगा, कुछ फोर्स अप्लाई हो रहे होंगे, और वो फोर्स क्या इसमें खुद डेवलप हो रहा है, और उस डेवलपिंग फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रीअस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रीअस्टोरिंग फोर्स, बोला करो इसमें, ओके। सो रीअस्टोरिंग फोर्स क्या होते हैं, द टाइप ऑफ फोर्स, है ना, which help elastic material to regain its original shape and size is called reassuring force। तो इसे लिख सकते हैं, तो मैं लिख दूँ, ओके। चलिए इतना हो गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, reassuring force। Types of force that develop inside of elastic material, या तो मटेरियल भी लिख सकते हैं, है ना, इलास्टिक मटेरियल या तो मटेरियल, है ना, या तो सॉलिड इलास्टिक मटेरियल, और क्या लिखेंगे, सॉलिड ड्यू टू
which it regains its original shape. Original shape and size. Shape and size. Okay. So restoring force क्या है? The type of force that develop inside of elastic material या solid. यानी क्या है? Inside material के अंदर डेवलप हो रहा है, वो खुद से डेवलप हो रहा है, हम लोग उसमें उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? खुद से डेवलप हो रहा है किसके कारण से? ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग जब चलते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होता है, यस, जो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में होता है, अपोजिट टू द मोशन ऑफ डायरेक्शन, ओके? और क्या होगा? याद होगा न्यूटन थर्ड लॉ, बहुत फेमस लॉ है, क्या कहता है? ईच एक्शन गिव इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, ओके? तो यहाँ पर भी क्या है? अगर वन स्लैश आई विल गिव यू देन अदर विल आल्सो गिव, ओके? I will not give any one slap, okay? But when you give to your friends, then he or she absolutely give you answer, okay? So here is also we have to see, यहाँ पे हम लोग को ये भी देखने को मिलता है, यहाँ पे क्या, यानी हम लोग जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उतना फोर्स यहाँ पे ऑब्जेक्टिव खुद से डेवलप हो रहा है, जो कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन का अपोजिट है। देखिए अपोजिट शो किया है ना, ये क्या है? अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन का अपोजिट है, अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में, और जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसका अपोजिट है। तो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाइड फोर्स का अपोजिट होगा, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम, अकॉर्डिंग टू जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ, ठीक है? तो अगर पूछा जाए कि रिस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, क्या बोलेंगे? सेम टू अप्लाइड फोर्स। अगर हम 10 न्यूटन अप्लाई किए तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? 10 न्यूटन। यदि हम 5 न्यूटन अप्लाई किए तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? कितना डेवलप होगा? 5 न्यूटन, ओके? ऐसे हम जितना न्यूटन फोर्स अप्लाई करेंगे इस ऑब्जेक्ट पे उतना ही न्यूटन इसमें क्या डेवलप होगा? रिस्टोरिंग फोर्स। लेकिन उसका सिर्फ डायरेक्शन डिफरेंट होगा, और डिफरेंट मतलब क्या होगा? अप्लाइड फोर्स का अपोजिट होगा, ओके? चलिए, तो आई होप इतना समझ में आया होगा फोर्स ऑफ डिफॉर्मेशन या रिस्टोरिंग फोर्स क्या है। अब देखिए इतना समझना हम लोग को बहुत जरूरी है, क्यों? क्योंकि इसके आगे अगर हम लोग डेफिनेशन नहीं भी लिखेंगे, सिर्फ फॉर्मूला से भी हम लोग समझाएंगे तो तुम लोग सभी को समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी जितने भी चीज़ है सभी स्ट्रेस एंड टाइप्स ये दोनों का यूज करके ही है। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है तो उसका यूज करना होगा, तो हम लोग को इसे समझना बहुत जरूरी था, इससे सबका डेफिनेशन लिखेंगे, ओके? और दूसरी चीज़ आप लोगों को नोट्स भी मिल जा रहा है, ओके? तो अब हम लोग क्या देखेंगे? स्ट्रेस। इसे इरेज कर दें, कॉपी कर लिए सभी, ओके? नहीं तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए। चलिए बहुत मुश्किल है, पढ़ाना मुझसे भी ज़्यादा मुश्किल है। बच्चे लोग को ज़्यादा समझ में आता है, बट व्हाट इज इम्पॉसिबल? नथिंग इज इम्पॉसिबल। Our students are great, she can do everything, okay? तुम लोग को समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंड कर रहा? बोलो यस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस बच्चा बोला सर पढ़ाई के नाम पे जो हम लोग को माइंड में स्ट्रेस होता है उसी को तो स्ट्रेस बोलते हैं, ओके? यहाँ पर वही स्ट्रेस है, लेकिन हम लोग इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि आखिर सॉलिड में कैसा स्ट्रेस होता है, ठीक है? तो अभी जस्ट हम लोग देखें कि
रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है किसमें, सॉलिड में। जब किसी सॉलिड पे अगर हम लोग एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका अपोजिट एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा है। तो अब देखना है कि रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया कितना डेवलप हो रहा है। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो सिलेंड्रिकल है, हमने क्या किया, इस पे एक फोर्स अप्लाई किया, यानी पुश किया। इसको मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में पुश किए और इसको इस डायरेक्शन में पुश किए, ठीक है। अब यदि हम फोर्स को पुश करेंगे, मान लीजिए इसका ओरिजिनल शेप क्या है, एल, इसका चेंज हो गया लेंथ, चेंज होकर के क्या बन गया, ये मान लेते हैं कि ये हो गया, ठीक है। अब यानी इसका ओरिजिनल यानी चेंज जो लेंथ चेंज होकर के यानी टोटल लेंथ इसका क्या हो गया, एल प्लस डेल्टा, एल प्लस डेल्टा। डेल्टा हम लोग बोल चुके हैं कि स्मॉल चेंज को क्या बोलते हैं, डेल्टा एच। या मान लेते हैं और भी चेंजमेंट हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या देखना है कि अब देखना है कि अगर इस फोर्स को हम रिमूव करेंगे, अप्लाइड फोर्स को रिमूव करेंगे, तो इसमें इसके अंदर में क्या हो रहा है, एक रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रहा है। और इस रीस्टोरिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है एज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अंडरस्टूड। तो अब देखिए क्या फोर्स प्रत्येक, ऐसा बोल सकते हैं कि प्रत्येक यूनिट एरिया में भी लग रहा होगा। तो 1 यूनिट एरिया यानी 1 यूनिट एरिया पर कितना रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रहा होगा, उसका रेशियो को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। यानी अगर हम लोग स्ट्रेस देखें, स्ट्रेस इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो सकता है, यानी रीस्टोरिंग फोर्स, यानी रीस्टोरिंग फोर्स अगर मान लेते हैं कि रीस्टोरिंग फोर्स को हम एफ आर से डिनोट करते हैं, और इसमें प्रत्येक यूनिट एरिया अगर मान लेते हैं स्मॉल एरिया या स्मॉल एरिया स्मॉल एरिया, ठीक है। तो अगर यूनिट एरिया ए कंसीडर करते हैं तो हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया डेवलप इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्ट्रेस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ओके। इसी तरह से हमारा माइंड का एक छोटे से हिस्सा पे बहुत जब फोर्स अप्लाई हो जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। वहाँ भी सेम ही है, लॉजिकली सेम ही है, स्ट्रेस वहाँ पे मेंटली स्ट्रेस होता है, यानी हम लोग को माइंड का बहुत कम सा एरिया है ना, बहुत छोटे से एरिया पे अधिक फोर्स हम लोग लगा लेते हैं, स्लीपिंग करना लगते हैं ना, एक ऐसे आएगा समझ में नहीं आ रहा है ना, कल एग्जाम है ना, अगर ये सिलेबस खत्म नहीं हो रहा है, तो उसमें जो स्ट्रेस होता है ना, दैट इज मेंटल स्ट्रेस, ओके। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, फिजिकल स्ट्रेस, क्योंकि बॉडी में चेंज हो रहा है, इसमें एक ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस क्या होते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलपमेंट पर यूनिट एरिया इन एन ऑब्जेक्ट, ओके। डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, तो डिफाइन एज द it is defined as the ratio of what, ratio of restoring force restoring force developed in an object per unit area, per unit area, ओके। हम लोग आगे क्या लिखेंगे, F R will be restoring force in unit area A of an object, then stress
स्ट्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन एज व्हाट Fr by A। ओके, अब अगर इसमें पूछा जाए कि इसका ए साइन यूनिट क्या होगा, स्ट्रेस का ए साइन यूनिट क्या होगा मीटर, फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, डायमेंशन पूछा जाए, डायमेंशन क्या होगी, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है पता नहीं, तो फोर्स इक्वल टू क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, अब बाई ये क्या है एरिया, एरिया का तो एरिया स्क्वायर हो जाएगा, मास का यूनिट क्या होता है केजी, सॉरी केजी की क्या लिखते हैं एम, एक्सेलरेशन का क्या होता है मीटर पर सेकंड, सॉरी पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर का क्या हो जाएगा एम, टाइम का e⁻², एल भी ऊपर चला जाएगा क्या हो जाएगा दैट मींस एम ऊपर जाएगा तो हमारे माइनस में हो जाएगा एम के पावर 1 -2 हो जाएगा ये, ठीक है, एंड टी के पावर -2 दिस इक्वल टू क्या होगा 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा एम के पावर -1 एंड टी के पावर -2। ओके, एंड दिस इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, दिस इज डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। ओके, आई होप स्ट्रेस समझ में आया होगा कि स्ट्रेस क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस क्या होता है। ओके, और स्ट्रेस का काम क्या होता है, हम लोग कह सकते हैं स्ट्रेस के कारण से ही ये ओरिजिनल शेप में आता है, प्रत्येक यूनिट एरिया में कितना स्ट्रेस है, और इसी से हम लोग ये भी डिजाइन करते हैं, जैसे कोई स्टील है हम लोग क्यों बोलते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि उसके पास कैपेसिटी के अधिक से अधिक फोर्स अगर अप्लाई किया जाए उसको क्या कर सकता है, उसमें स्ट्रेस बहुत कम होता है, रीस्टोरिंग फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, ठीक है, यानी क्या करता है वो अपने आप को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि इजीली इसलिए वो ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होता है। तो स्ट्रेस हम लोग देखें, अब हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग समझते हैं, जो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है उसको हम लोग आसानी से समझते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, देखिए पहला क्या है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, उसके बाद हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। नेक्स्ट हम लोग को फिर से देखने को क्या मिलेगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, और सॉरी इसी को हम लोग शियरिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं शियरिंग स्ट्रेस। उसके बाद एक हमारा क्या हो जाएगा हाइड्रोलिक, हाइड्रोलिक स्ट्रेस है ना, क्या कहलाएगा हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, ये सारे कुछ स्ट्रेस हैं जिसके बारे में हम लोगों को जानना है। अब देखिए लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या है, देखिए इसमें जो अगर ये जो ऑब्जेक्ट है जब इसको हम लोग दोनों साइड से पुश कर रहे हैं, इसमें भी एक क्या हो रहा होगा डेवलप हो रहा होगा, दैट मींस क्या स्ट्रेस डेवलप हो रहा होगा, और उस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस स्ट्रेस को हम लोग लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, क्योंकि जो
खींचा आ जाए, है ना, या तो है ना रेक्टेंगुलर स्पेस है, जिसे हम खींचने के लिए पुल करते समय जो स्पेस इसमें डेवलप होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कंप्रेशन लॉन्गिट्यूडिनल स्पेस। लेकिन यदि किसी को हम पुश कर रहे हैं इस तरह से, यानी क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, तो जब कंप्रेशन के दौरान है ना, जब हम लोग कंप्रेस करते हैं उस समय जो फोर्स डेवलप होता है उसे हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, एक बंदर आ गया है इसीलिए फोकस थोड़ा सा ये हो रहा होगा, तो क्लासरूम में एक बंदर इंटर कर गया है, ठीक है, इसी कारण से ही थोड़ा बहुत है ना कभी कभी फोकस चेंज हो रहा होगा, उसके लिए समझ ही पा रहे हैं मैं क्या बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जो फोर्स यानी कंप्रेस करते समय जो फोर्स यानी जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको कंप्रेसिव स्ट्रेस, जैसे मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है सिलेंडर, ठीक है, इसको हम लोग ये ओरिजिनल लेंथ है लेकिन इसको ऊपर से फोर्स लगाया जाए, क्या हो जाएगा, मान लेते इसका फोर्स चेंज होकर यहाँ चला गया, यानी क्या हुआ, ये कंप्रेस हो गया, तो इसमें जो फोर्स डेवलप होगा, इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेस बोलते हैं। बस सिंपल है, आपको ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियरिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या कहलाता है कि जनरली हम लोग देखते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, मानिए ये सिलेंडर ही है, इस ऑब्जेक्ट को ये हॉरिजॉन्टल इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, हम क्या किए, इसका वन फेज से फोर्स अप्लाई किए, यानी इस फेज पे हम फोर्स अप्लाई किए और जिसके कारण से ये जो ऑब्जेक्ट है ना, मान लीजिए इसका पोजीशन यानी ऊपर का पोजीशन चेंज हो जाता है, यानी आपने अपना पोजीशन से क्या हो रहा है, ठीक है, इस तरह से बन रहा है। ठीक है, तो यानी पहले इसका पोजीशन है लेकिन ऊपर का पोजीशन जो बॉटम यानी हॉरिजॉन्टल का पोजीशन से हम लोग वो फिक्स है, कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर ये जो शेप चेंज हो गया है, इसमें जो स्पेस होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस। कारण क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसे हम लोग टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं। ठीक है, देखिए ये मान लेते हैं कि डेल्टा एक्स चेंज हो गया इसमें और इधर पोजीशन से एंड फ्रॉम द हम लोग को अप्लाई फोर्स के कारण से ये जो फोर्स अप्लाई की इसे टेंजेंशियल फोर्स कहते हैं, जिसके कारण से इसमें स्ट्रेस डेवलप हुआ, उस स्ट्रेस को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस या तो शियरिंग स्ट्रेस बोलेंगे। ओके, अब देखिए जो टेंजेंशियल स्ट्रेस हो गया, एक्स का एग्जांपल हम लोग को देखने को कहाँ मिलता है, आप बुक को ना क्या करिए, ये अगर बुक है तो मान लेते हैं कि इसको बहुत दिनों तक ऐसे रख दिया जाए तो बुक का जो ऊपर का शेप ना ऐसा हो जाता है, देखे जरूर देखे होंगे, स्टूडेंट है तो कोई भारी बात नहीं, और खास करके देखते हैं कि जितना ज़्यादा बुक का थिकनेस हो ना वो जल्दी ही ऐसे देखने को मिलता है। तो हम लोग क्या देखें कि ओरिजिनल साइज का पोजीशन ये था लेकिन चेंज हो गया इस तरह से जो शेप इसमें जो चेंज हो गया क्योंकि अप्लाइड फोर्स ना, तो इसमें जो स्ट्रेस आया उस स्ट्रेस को हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस या तो शियरिंग स्ट्रेस कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। हाइड्रोलिक वही हाइड्रोलिक प्रेस है, ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं, ठीक है, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ठीक है, अभी हाइड्रोलिक स्ट्रेस क्या है, थोड़ा सा इमेज करें कि अगर हम लोग वाटर में जा रहे हैं मतलब डिप में, या तो कोई ऑब्जेक्ट जो है ना पानी के अंदर रखा जा रहा है, तो जब हम लोग पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसके चारों का प्रेशर है,
चारों ओर से प्रेशर लगेगा, ठीक है, तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का जो शेप है ना, यदि पूरा वॉल्यूम में चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा ना, क्या नहीं, अगर बड़ा तो हो सकता है छोटा हो जाए। अरे कुछ चना का नहीं बात बोल रहे, वो चीज़ें रहेगी जो वाटर के ऑब्जर्व कर रहा है ना, ऑब्जर्व कर एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, उसमें जो स्पॉटेड हो गया, उसमें जो स्वेलिंग आएगी तो चारों तरफ से आएगी, वो भी समझ लो। तो यहाँ कुछ कंसीडर करो कि वाटर जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है वो चारों डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई कर रहा है, जिसके कारण से इसका वॉल्यूम में, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम में चेंज हो गया, इसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, उसका वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा। मान लेते हैं कि इसका वॉल्यूम ऐसा होगा, इतना आ गया, पहले इतना था अब इतना आ गया, देखो इतना क्या किया, डिक्रीज कर दिया। तो जब डिक्रीज कर गया है तो कुछ न कुछ वहाँ पे स्ट्रेस आए होंगे, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया ही लग रहे हैं, सेम चीज़ है, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होंगे उसको हम लोग हाइड्रोलिक स्ट्रेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि पानी में रखने के कारण से या तो फ्लूइड में रखने के कारण से इसमें स्ट्रेस हुए हैं, और एक कब होता है जब हाई प्रेशर के अंदर में रखा जाता है, ऐसे हम लोग को सिर्फ नहीं होता, देखने को नहीं मिलते हैं। तो हम लोग क्या देखें, एक बार देखो क्या क्या देखे हैं। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या था, ऑब्जेक्ट को पुश किए, चलो पुल किए, उसमें जो डेवलप हुआ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस, जब पुश के कॉम्प्रेस करने की कोशिश की उसमें जब स्ट्रेस डेवलप हुआ उसको कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस या तो शियरिंग स्ट्रेस क्या होता है कि जब हम उसमें फोर्स अप्लाई किए, यानी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किए, है ना, ये यहाँ पर जो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप हो रही है ये टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए, टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है ना उसको हम टेंजेंशियल फोर्स बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स के कारण से इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है स्ट्रेस, उसको टेंजेंशियल स्ट्रेस कहा जाता है। हाइड्रोलिक स्ट्रेस लिक्विड में है, फ्लूइड में है, और फ्लूइड के कारण से इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और जब डिक्रीज होगा तो अंदर से भी इसको मेंटेन करने के लिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, जरूर अप्लाई हो रहा होगा। तो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट कितना डेवलप हो रहा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं, हाँ ओके, तो लॉन्गिट्यूड स्ट्रेस का फॉर्मूला वही होगा जैसे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से। ए भी क्या है, मान लेते हैं कि एफ ए लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स एंड वेबर पाई एरिया हो जाएगा। कंप्रेसिव, यहाँ पर अगर समझने के लिए कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएगा, एफ टी टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया। हाइड्रोलिक फोर्स के लिए स्ट्रेस के लिए क्या हो जाएगा, एफ एच पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्योंकि सारा का सेम है, डायमेंशन भी सेम होगा, क्योंकि फोर्स है और एरिया है, यूनिट भी सेम होगा, इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। इसके बाद का जो हम लोग को है वो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेन है। क्या है, स्ट्रेन। तो हम लोग स्ट्रेन को यहाँ समझते हैं। स्ट्रेन होता क्या है, स्ट्रेन होता क्या है, तो हम लोग डेफिनेशन से देखा जाए तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या कि फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई की, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है ना उसमें ओरिजिनल लेंथ जो भी है ना, कुछ ऐसे उसमें चेंज हो जाते हैं, यानी लेंथ चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, मान लीजिए कि डेल्टा एल चेंज हुआ लेंथ, खींचने के बाद पुल करने के बाद
इसका लेंथ जो है डेल्टा एल हो गया, यानी उतना लेंथ से इंक्रीज कर गया, ठीक है। जबकि इसका ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल था। मान लेते हैं कि 5 मीटर का एक रोड है, उसको चेंज किए 6 मीटर हो गया, तो 1 मीटर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया ना। तो इंक्रीज कितना किया, 1 मीटर। वही स्पेस क्या होता है कि रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ हो सकता है, एरिया हो सकता है, बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। इस तरह से हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए चेंज इन लेंथ, कितना लेंथ चेंज हुआ है, मान लीजिए इसमें डेल्टा एल कंसीडर किए। ओरिजिनल लेंथ हमारा क्या है, एल है, ठीक है। तो ये जो डेल्टा एल बाई एल जो का रेशियो आएगा ना, यही क्या